Hello students, welcome to chemistry class. In previous class we talk about Nernst equation, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन तक किया था। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन को हमने किया था। अब जो सेकंड हाफ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो हमें स्टार्ट करना है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का फंक्शन कैसे होता है। क्योंकि जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ रहे थे, तो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउ स्टार्ट। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी चीज़ ये है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पता हो, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पता हो। तो इन प्रीवियस वीडियो व्हेन वी स्टार्ट दिस चैप्टर वी आल्सो टॉक अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइट्स बस थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूंगा मैं, ज़्यादा डिस्कशन हम इनकी यहाँ पे करेंगे नहीं वैसे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज कंपाउंड्स विच डिसोसिएट ऑन डिसॉल्विंग इन सॉल्वेंट ऑन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पे वो डिकम्पोज हो जाते हैं कैटायन और एनायन में, तो हम उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स और उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम जब डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो टूटते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, NaCl है, ZnSO4 है, AgNO3 है। इनके बारे में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Cl है, AgBr है। तो ये डिफरेंट काइंड के आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है जिनको कि हम अगर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और वो आयंस में टूटते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस और उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जिनका कि डिसोसिएशन ज़्यादा होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनका डिसोसिएशन बहुत कम होता है। तो उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होंगे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताया। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको देखिए, सर्च कीजिए कि उन वीडियोस के अंदर क्या क्या हमने डिस्कस करा है। आपको मैंने एक पूरा जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट पे पढ़ा है फ्रॉम स्टार्टिंग से, कि एक एक चीज अगर आप सीक्वेंस में देखते जाइएगा तो आपको क्लियर होता जाएगा और ज़्यादा कंफ्यूजन भी कहीं पे क्रिएट नहीं होगा। साथ साथ में न्यूमेरिकल्स को कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी बताया है मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। ये भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर डिफरेंस भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो जो फर्स्ट पॉइंट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में वो ये होता है कि यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये जो होता है आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। फिर जब ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो यहाँ पे हमें इसको स्पॉन्टेनियस बनाना पड़ेगा। ठीक, दूसरी बात जो कैथोड और एनोड की रिएक्शन होगी, कैथोड और एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा, लेकिन अब यहाँ पे जो साइन होगा एनोड का वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, यहाँ पे रिडक्शन ही होगा, लेकिन ये नेगेटिव, रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने देखा था कि जो एनोड है वो नेगेटिवली चार्ज था और कैथोड आपका पॉजिटिवली चार्ज था। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। फिर यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो सेपरेट कंपार्टमेंट्स लिए जाते हैं। यहाँ पे दो सेपरेट कंपार्टमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम एक ही कंपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको कि कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात,
यहाँ पे किसी सॉल्ट ब्रिज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर प्रॉपरली एक हमें सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है, जबकि यहाँ पे किसी भी तरीके की सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये डिफरेंस हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किए, बट अभी यहाँ पे इसकी ज़रूरत थी इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। अब पर्टिकुलरली हम आ जाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उन इलेक्ट्रोलाइट्स का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, इसका मतलब पहले समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये है कि सपोज मान लीजिए आपने एक कंपार्टमेंट लिया, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर दिया। सपोज आप सोडियम क्लोराइड ले लिए NaCl, ठीक। इसके अंदर दो मेटल की रॉड हैं, इनको हमने स्विच से यहाँ से कनेक्ट कर दिया, जिसके थ्रू हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। तो व्हेन वी प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी देन व्हाट हैपेंड, व्हाट इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रोलाइट्स, इन इलेक्ट्रोलाइट्स पे इस इलेक्ट्रिसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए मेरी बात को जरा समझिए, ये एक आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तो Na+ और Cl- में टूट गया होगा। जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जो ये मेटल के इलेक्ट्रोड्स होंगे, इन इलेक्ट्रोड्स पे भी डिपेंड करेगा कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट है वो क्या होगा। बट अभी हमें यहाँ पे ये समझना है कि व्हाट हैपेंड एक्चुअली व्हेन वी सप्लाई द करंट इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कि इस सॉल्यूशन के अंदर जब हम करंट पास कर रहे तो क्या होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे जो आपके कैटायन और एनायंस बनेंगे जो कि डिसोसिएट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैटायन और एनायन में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। तो जब ये आयंस कैटायन एंड एनायन में डिसोसिएट होंगे और जब इसके अंदर आप करंट पास करेंगे तो इन आयंस का, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसमें भी चार्ज होगा, उस चार्ज की वजह से इनका मोमेंट स्टार्ट होगा। जो आयंस इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे उनका मोमेंट स्टार्ट होगा, और अब ये डिसाइड करना होगा कि जो ये आयंस इसके अंदर सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं उनका मोमेंट किस इलेक्ट्रोड की तरफ होगा और उनका क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज होंगे या वो रिड्यूस होंगे, वो चीज़ हमें डिसाइड करनी होती है इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। आई थिंक अभी आपको ये बात समझ में आई होगी कि ऐसा कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नहीं हो रहा था, जबकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसा होता है कि उसमें एक ही कंपार्टमेंट होंगे, दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, उन इलेक्ट्रोड्स को हम इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ स्विच होगा जिसके थ्रू हम इसके अंदर करंट पास करेंगे। करंट पास करने का मतलब है कि जब हम इसके अंदर करंट पास कर रहे हैं, वहाँ पे क्या था, पहले केमिकल रिएक्शन हुई थी और तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। यहाँ पे क्या है, रिवर्स केस है कि जब हम इसमें करंट पास करेंगे तब जाके केमिकल रिएक्शन होगी। तो जो इलेक्ट्रोड्स है उन पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी अगर हमारे पास ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर कैटायन और एनायन प्रेजेंट है और जब हम इसमें करंट पास करते तो उस कैटायन और एनायन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो किस तरफ मूव करेंगे या कैसा उनका केमिकल चेंज होगा, वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। क्लियर है इतनी बात। तो अभी हमें कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये समझना है कि जैसे जब हम किसी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को इसमें डिसॉल्व किए तो वो कैटायन और एनायन में टूटेगा। मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड यहाँ पे मोल्टेन फॉर्म में है, कॉन्सेप्ट समझना है, मोल्टेन फॉर्म में है, इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ NaCl है जिसको मेल्ट कर दिया गया, इसमें कोई सॉल्यूशन एक्चुअली नहीं है, सिर्फ NaCl है, उसमें Na और Cl कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट है। तो उस टाइम पे एक सिंपल सी बात आपके दिमाग में आएगी कि सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, कमी है इलेक्ट्रॉन की, और जो क्लोरीन है उसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उसका रिडक्शन होगा। ऑब्वियस सी बात है कि एनी स्पीसीज विच आर डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो कहीं ना कहीं से अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या करेगा, पूरा करेगा, जिसकी वजह से उसका क्या होगा, रिडक्शन। और जो रिडक्शन की प्रोसेस होगी वो किस इलेक्ट्रोड पे होगी, कैथोड पे होगी। ये बात अब आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर। अब दूसरी साइड क्या होगा, एनोड पे क्या होगा। एनोड पे अब आपको समझना है कि जो क्लोरीन है
उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, Cl नेगेटिव के फॉर्म में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो Cl में कन्वर्ट होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड पे, एनोड पे, और रिडक्शन किस इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे। तो ये बात तो समझ आ गई कि अगर एक सिंगल इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन फॉर्म में है या सिर्फ वही उसके अंदर डिसोशिएट हुआ है और तब हम उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसमें जो आयंस प्रोड्यूस होंगे वो आयंस कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड या एनोड की तरफ शिफ्ट होंगे। बट प्रॉब्लम क्या थी कि अगर हम इसी सॉल्यूशन में NaCl, जो आपका NaCl है, उसको एक्वस मीडियम में अगर लिए होते, तो वहां पे H2O भी प्रेजेंट होता, और जब H2O प्रेजेंट होता तो ऑब्वियस सी बात है कि H2O भी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में H+ और Cl- आयंस में डिसोसिएट हो जाता। तो डिसोसिएट होने के बाद अब प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर उसी में सोडियम क्लोराइड भी है, H2O में डिसॉल्व किया गया है, अब एक्वस सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिया है, तो उस केस में H+ और Na+ दोनों ही केटायंस हो जाएंगे। और अब इन केटायंस में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका रिडक्शन होगा, किसी एक का ही रिडक्शन होगा। और एनायंस के भी केस में Cl- और यहाँ पे आपका OH- होगा, OH-, इनमें से किसी एक का ऑक्सीडेशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा, जब ऐसे सॉल्यूशंस होंगे, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जहां पे एक से ज्यादा केटायन और एनायंस प्रेजेंट होंगे, कि उसमें से कौन सा केटायन रिड्यूस होगा और कौन सा एनायन ऑक्सीडाइज होगा। उनके बीच में एक कंपटीशन स्टार्ट होगा। उस कंपटीशन को जो जीतेगा वही जाके उस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट या डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज इन द सेंस, यहाँ पे आप देखिए कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे देखिए कोई चार्ज नहीं है, तो ये डिस्चार्ज हो जा रहे, अपने चार्ज को क्या कर दे रहे, लॉस कर दे, लूज कर दे रहे। तो जब लूज हो जाएगा चार्ज तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो फिर यही कॉन्सेप्ट हमें सीखना है कि जब उस सॉल्यूशन में एक से ज्यादा केटायन और एनायन प्रेजेंट होंगे तो उन केटायन और एनायंस का किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा। इसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, तो जो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी है, देखिए मेरी कॉन्सेप्ट्स को आप समझेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आगे जा कर के भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, ठीक। इस प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के बेसिस पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से केटायन का रिडक्शन होगा। अगर दो हैं केटायन और दो एनायन है तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, वो चीज हमें यहाँ पे समझनी है, ठीक है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि आयंस विच हैव लिस्ट एनर्जी, आयंस विच हैव लिस्ट एनर्जी डिस्चार्ज, मतलब कहने का ये है यहाँ पे कि जिस भी आयन का एनर्जी कम होगा वो बेसिकली सबसे पहले ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा। केटायन अगर दो हैं तो उस केटायन में से, दोनों केटायन में से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका Na+ था और H+ था, तो इस Na+ और H+ में जिसका एनर्जी कम होगा वो पहले रिड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रखेंगे। और दूसरे केस में हम देखेंगे कि एनायंस अगर होंगे तो जिसकी एनर्जी कम होगी वो ऑक्सीडाइज होंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी को डिफाइन कर सकते हैं। द पोटेंशियल एट विच द आयन इज डिस्चार्ज और डिपोजिट ऑन द एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड इज टर्म्ड द डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक। कहने का मतलब ये है कि वो पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल पे ये केटायन या एनायन, सॉरी जो भी आपका एनायन होगा, केटायन या एनायन, इनमें से जो भी उस
पोटेंशियल पे कैथोड या एनोड पे डिपॉजिट या डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि Na से Na से Na हो जाए, ये H2 हो जाए, तो कहने का मतलब ये डिस्चार्ज हो गया। अब इन पे कोई चार्ज नहीं है, तो जो पोटेंशियल इसके लिए रिक्वायर्ड होगा उस पोटेंशियल को हम एक नाम दे देते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम? डिस्चार्ज पोटेंशियल। और इसी डिस्चार्ज पोटेंशियल के बेसिस पे ही डिसाइड किया जाता है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है और किसकी एनर्जी कम है। जिसकी एनर्जी कम होगी वो इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा अपने एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड पे। अगर कैटायंस हैं तो कैथोड पे, और अगर एनायंस हैं तो एनोड पे। क्लियर है इतनी बात? जैसे हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि जो H पॉजिटिव होगा, अगर हमने इलेक्ट्रोड प्लेटिनम लिया है तो उस केस में जो H पॉजिटिव है इसकी लिस्ट एनर्जी होती है। यानी कि अगर आपने पीटी इलेक्ट्रोड यूज किया है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड है वो प्लेटिनम है, तो उस केस में रिडक्शन किसका होगा? H पॉजिटिव का होगा। ठीक, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? लिस्ट है। अभी ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा जब मैं अभी एसआरपी के बेसिस पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। उधर लाइनिंग मैंने बना रखा है, अभी उसी के बेसिस पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। बट आपको चीज़ें को थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में बन जाए कि एक्चुअली व्हाट बी स्टडी हियर। एंड देन अगर थोड़ा सा यहाँ पे केस बदल जाता है जब हम मरकरी इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। जब आप मरकरी इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो मरकरी इलेक्ट्रोड के केस में सोडियम मेटल की एनर्जी लिस्ट होती है और इसका रिडक्शन होता है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा फैक्चुअल भी है कि हमें ध्यान रखना है कि कौन सा आयन किस इलेक्ट्रोड पे किस तरीके से डिपॉजिट या डिस्चार्ज होता है। क्लियर है? तो एक तो मैंने ये पोटेंशियल प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी आपको बताई, और इस डिस्चार्ज थ्योरी के बेसिस पे हमने देखा कि जो पोटेंशियल लगता है किसी भी कैटायन या एनायन को डिस्चार्ज होने के लिए, उसको हम डिस्चार्ज पोटेंशियल कहते हैं। और उसमें जिसकी एनर्जी कम होती है वो आसानी से क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। अब हम इसमें यूज करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें यूज करना है SRP की वैल्यू। ठीक, अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा कि जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वो डिपेंड करेगा आपका ECS पे, कि जो अभी आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रखी है उसका हम यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो रिएक्शंस आपकी कैथोड पे होती है। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो बहुत सिंपल सा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जैसे आप पोटेशियम से Au की तरफ शिफ्ट होते हैं, मतलब K+ से Au की तरफ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ देखा जाता है कि रिडक्शन आसानी से होता है, नीचे जाने पे रिडक्शन आसानी से होता है। तो आपको ये भी बात पता है कि जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं उनकी नेगेटिव वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अगर किन्हीं दो एलिमेंट के रिस्पेक्ट में दे दिया गया, जैसे सपोज मान लीजिए जिंक +2 और कॉपर +2 दे दिया गया। ठीक, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर दो आपके आयंस हैं, जिंक +2 और कॉपर +2, और पूछ लिया गया कि बताइए कौन सा डिस्चार्ज पहले होगा। कंपटीशन एक स्टार्ट होगा, तो उसमें हम देखेंगे कि किसकी SRP की वैल्यू क्या है। तो जब इसकी आप देखेंगे तो 0.76 वोल्ट, और Cu की देखेंगे 0.34 वोल्ट। जिसकी वैल्यू SRP में ज़्यादा होगी वो बेटर रिडक्शन शो करेगा। यानी कि अगर इन दोनों में बात करी जाए तो कॉपर रिड्यूस होगा और जिंक क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, जो कि आप पहले भी देख चुके हैं डेनियल सेल के केस में। क्लियर है इतनी बात? अब अगर हमसे पूछ लिया गया कि हमारे पास जैसे अभी अभी हमने पढ़ा था Na+ और H+, ठीक, अगर इस ECS में हम देखते हैं तो इसकी निगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि ये H के ऊपर जितने भी होंगे निगेटिव और जो नीचे होंगे वो सारे पॉजिटिव। तो H यहाँ पे 0 है तो ये ऑब्वियसली निगेटिव होगा। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही क्या होगा? रिड्यूस होगा।
क्लियर है इतनी बात। तो रिडक्शन का कॉन्सेप्ट जब भी आपको डिसाइड करना है और एक वहां पे ये दे रखा है कि कौन सा वो एलिमेंट है, तो सबसे पहले आप उनकी ईसीएस की वैल्यू को देखिए और ईसीएस में एसआरपी की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वही पहले क्या होगा, रिड्यूस होगा, वही डिपॉजिट होगा, वही डिस्चार्ज होगा उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे। क्लियर इतनी बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जिसका लेसर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, एनोड का केस मतलब यहां पे देखा जाए अगर, तो एनोड के केस में क्या है, एनोड पे ये होगा ऑक्सीडेशन, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे हमने कुछ एनायंस ले रखे हैं। अगर आप इस एनायंस के केस में देखिएगा तो एनायंस के केस में आपको सिंपल से एग्जांपल्स सल्फेट का है, नाइट्रेट का है, OH का है, Cl का है, Br माइनस का है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जिसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी, ठीक, और जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में होगी, जो पॉजिटिव में होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा और जिसका पॉजिटिव में होगा, सॉरी, जिसका नेगेटिव में होगा उसका नहीं होगा। मतलब अगर यहाँ पे OH माइनस और Cl माइनस दो आयंस दे दिए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि OH की वैल्यू निगेटिव है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो जिसकी वैल्यू निगेटिव होगी वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी वो ऑक्सीडाइज होगा। तो इन दोनों केस में अगर हम देखेंगे तो एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा, Cl माइनस का। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इन दोनों में देखा जाए ये वैल्यू इधर की तरफ क्या हो रही है, पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे Cl की वैल्यू पॉजिटिव में ज़्यादा होगी, OH की कम होगी। OH की निगेटिव में है, Cl की पॉजिटिव में। कुछ सेलेक्टिव एलिमेंट्स का मैंने लिखा है, आप चाहे तो ECS से और भी वैल्यूज को देख सकते हैं, ठीक। तो ये चीज आपको डिसाइड करना था कि जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो वहां पे कैसे डिसाइड करेंगे, अगर एक से ज्यादा कैटायन और एनायन है तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। तो आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक चीज का और हमें ध्यान रखना है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड्स कैसे हैं, तो दो तरीके के इलेक्ट्रोड्स मिलेंगे आपको। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, एक मिलेगा आपको नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड, नॉन अटैकेबल, और एक अटैकेबल इलेक्ट्रोड। तो इसका क्या मतलब है, एक का मतलब है कि अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें किसी इलेक्ट्रोड को डिप किया जाए तो इस इलेक्ट्रोड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इस इलेक्ट्रोड पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, उसको हम कहते हैं नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। जैसे कि आपका प्लेटिनम है, रोहोडियम है, बट आप प्लेटिनम याद रखिए ज़्यादा बेटर है। और अटैकेबल इलेक्ट्रोड सिल्वर है, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा, कॉपर है, जिंक है, ठीक है। इस तरीके के जो भी आपके इलेक्ट्रोड्स हैं वो आपके ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होंगे, तो उनको हम कहते हैं अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स। और जिन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, उसको हम कहते हैं नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स। इतनी बात क्लियर है। तो इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरीके से होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।